सोलो लेवलिंग एपिसोड 10। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डंजन के अंदर जिन कैंग को मार देता है। फिर बाहर जब जिनचुन उनसे मिशन का रिपोर्ट मांगता है तब सॉन्ग आगे आकर पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। अब आगे जूही जिनवू से कहती है कि तुम अब पहले से काफी ज्यादा बदल गए हो और वही मैं अभी भी पहले की तरह हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बदल पाई। जिनवू से कहता है कि हमारी जिंदगी में अब तक बहुत कुछ हो चुका है और उस सब का एक्सपीरियंस हम पर अलग अलग असर करते हैं। जूही कहती है कि वो हर वक्त रेड मिशंस पर डरती रहती है। उसने अपने डर को काबू करने की बहुत कोशिश की पर वो नाकामयाब रही। उसके रैंक के हिसाब से उसे ए या फिर बी या फिर कम से कम उसे सी रैंक मिशंस पर जाना चाहिए, पर वो हमेशा डी और ई रैंक मिशंस पर ही जाती रही। लेकिन वो खुश है क्योंकि इस तरह से वो जिनवू से मिल पाई। पहले तो उसे जिनवू पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वो हर वक्त घायल हो जाता था, लेकिन जिनवू हमेशा किसी तरह से सरवाइव कर जाता है। अब जूही जिनवू को वो क्रिस्टल वापस दे देती है और उससे कहती है कि अब मैं हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। अगर तुम कभी भी उस एरिया में आओ तो मुझसे जरूर मिलना। फिर वो जिनवू को गुड बाय कहके वहाँ से चली जाती है। अब जिनवू जिनचुन के साथ हुई बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ जिनचुन उसे कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि एक ई रैंक हंटर ने कैंग को हरा दिया, जिसका मतलब जिनवू फिर से रीअवेकन हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूँ, तुम्हारे पिछले मिशन पर डोंगसुक और उसके सभी साथी मारे गए थे और सिर्फ तुम और एक डी रैंक हंटर जिंदा बच गए थे। तब से डोंगसुक का छोटा भाई वांग डोंगसो तुम दोनों को ढूंढ रहा है। उस एस रैंक हंटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या हुआ था, उसे तो बस ये पता है कि उसका भाई मारा गया और तुम दोनों जिंदा बच गए, इसीलिए वो तुम दोनों से अपने भाई का बदला लेना चाहता है। किसी एस रैंक हंटर के सामने कोई भी कानून बेकार है, इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी फैमिली के साथ इस कंट्री को छोड़ दो। अब जिनवू सोचने लगता है कि अगर वो एस रैंक हंटर उसे मारना चाहता है तो अब उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। फिर अगले दिन जिनवू यो के साथ एक डंजन गेट के पास पहुंच जाता है। वहाँ जिनवू अपनी साथी हंटर्स को देखकर हैरान हो जाता है। यो जिनवू से कहता है कि यहाँ मौजूद हंटर्स या तो किसी काम के नहीं है या फिर उन्हें कोई काम देना नहीं चाहता। जिनवू कहता है कि तो उसने इन लोगों के साथ साथ एक बच्ची को भी हायर किया है। तभी वो लड़की जिनवू से कहती है कि वो बच्ची हुई तो क्या हुआ, वो एक क्वालिफाइड हंटर है। जिनवू उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई रेड मिशन का एक्सपीरियंस है, जिस पर वो लड़की ना कहती है। जिनवू कहता है कि वैसे भी उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डंजन के अंदर सिर्फ वो और यो ही जाने वाले हैं। तभी उनमें से एक हंटर जिनवू को पूछता है कि क्या सच में सिर्फ वो दोनों जाके इस डंजन को क्लियर करने वाले हैं और सिर्फ बाहर रहने के लिए उन सभी को 3 मिलियन करके मिलेंगे, इस पर यो हाँ कहता है। लेकिन अगर उन लोगों ने बाहर किसी को भी इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया तो उन्हें तय किए गए अमाउंट से 10 गुना पैसा वापस देना पड़ेगा। इधर कैंग को मारने पर जिनवू को एक एबिलिटी स्टोन मिला था। अब जिनवू स्टोन को तोड़ देता है जिससे अब वो कैंग का स्टील्थ एबिलिटी को यूज कर सकता है। इसके बाद यो डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिनवू देखता है कि उसने एक अजीब सा आर्मर पहना हुआ है। वो यो से उस आर्मर को उतारने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। इधर सभी हंटर्स जिनवू और यो के इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक हंटर कहता है कि एक नॉर्मल स्ट्राइक टीम को किसी डंजन को क्लियर करने में करीब 2 घंटे लगते हैं और यहाँ तो अभी सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है, तो उन दोनों को बाहर आने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। इसके बाद यो दौड़ते हुए उस डंजन से बाहर आ जाता है, जिसे देख एक हंटर कहता है कि तो आखिरकार ये लोग डरकर वापस आ ही गए, चलो कम से कम उन्हें कोई चोट तो नहीं आई। लेकिन तभी वो डंजन क्लोज हो जाता है, जिसे देखकर ये लोग चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन दोनों ने मिलकर डंजन बॉस को मार दिया है। अब इसके बाद वो लोग अपना सेकंड डंजन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर जिनवू एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और यो वहाँ मौजूद सभी माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने लगता है। अब इसके अगले दिन भी वो लोग रेड मिशन पर जाते हैं, जहाँ जिनवू सभी मॉन्स्टर्स को मारकर तेजी से अपने लेवल को अप करता है। जिनवू डंजन के अंदर अपना न्यू स्किल स्टील्थ यूज करता है, जिसे देख यो हैरान हो जाता है और सोचता है कि जिनवू अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। लगातार रेड मिशन पर जाने की वजह से जिनवू का डैश स्किल भी लेवल अप हो जाता है और उसे कुछ नए स्किल्स भी मिलता है। उस डंजन को क्लियर करने के बाद जिनवू देखता है कि अब उसके पास ढेर सारा नए स्किल्स आ गए हैं, लेकिन उन्हें यूज करने के लिए उसके पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं है, तो अब उसे अपना इंटेलेक्ट एबिलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो सोचता है कि अब मैं इन मॉन्स्टर्स को बहुत ही आसानी से मार पा रहा हूँ, तो क्या मुझे डीमन कैसल में जाना चाहिए, लेकिन अभी भी मैं बी और ए रैंक के बीच में हूँ, तो क्या मैं आसानी से उस डंजन को क्लियर कर पाऊंगा। तभी जिनवू के पास एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है जिसमें लिखा था कि वो क्वालिफाई हो गया है जॉब चेंज क्विस्ट के लिए। दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड को देखते हैं, जहां मैनेजर आन के पास एक एम्प्लॉय आता है और उसे बताता है कि कुछ सी रैंक डंजन्स को 150 मिलियन देके खरीद लिया गया है और ये सब यूजिन कंस्ट्रक्शन वाले कर रहे हैं। तभी आन को उन हंटरों की लिस्ट में जिनवू का नाम दिखाई देता है और वो तुरंत समझ जाता है कि वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है। इधर यू और जिनवू एक और डंजन को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं
और वहाँ से अगले गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर आन को लगता है कि संग जिन वो फिर से रीअवेकन हुआ है, क्योंकि अब तक वो 3 डिजास्टर से बच चुका है। सबसे पहले वो उस डबल डंजन से बच गया था, फिर वो डोंगसुक और कैंग वाले डंजन में भी बच गया, जबकि वो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है। इसीलिए वो जिनवू से मिलने के लिए चला जाता है, उसे व्हाइट टाइगर गिल्ड में रिक्रूट करने के लिए। इसके बाद वो लोग उस डंजन के पास पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बाकियों को आराम करता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। तभी सोंगी उन डंजन के पास आने के लिए मना करती है। आन उससे पूछता है कि क्या वो भी इस स्ट्राइक टीम का हिस्सा है, जिस पर सोंगी हाँ कहती है। अब ये सुनकर आन समझ जाता है कि जिनवू अकेला डंजन में गया है। फिर उसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जिनवू और यो डंजन को क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। जिनवू यो से कहते हैं कि कल मुझे थोड़ा सा काम है, तो कल का शेड्यूल कैसा है, जिस पर यो कहता है कि कल के दिन मैंने 3 गेट्स को रिजर्व करके रखा है, अगर तुम कहो तो मैं उसे कैंसिल कर सकता हूँ। वैसे हम उन गेट्स को 3 दिनों तक होल्ड कर सकते हैं, जिस पर जिनवू उन गेट्स को अभी के लिए होल्ड करने को कहता है। दूसरी तरफ एस रैंक हंटर चोई को एक सपना आता है, जिसमें वो येजू आइलैंड में हुई एक इंसिडेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो एक फाइल को उठा लेता है, जिसमें येजू आइलैंड में दोबारा हमला करने का प्लान लिखा हुआ था। दूसरी तरफ आन और उसका एम्प्लॉय जिनवू से मिलने आता है। वो लोग एक कॉफी शॉप में बैठकर बातें करने लगते हैं। आन जिनवू से कहते हैं कि मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैनेजर हूँ और हम लोग हमेशा न्यू टैलेंट्स को ढूंढते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करें, जिसके बदले में हम आपको यूजिन कंस्ट्रक्शन से डबल पैसे देंगे, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो हम आपको वो भी देने के लिए तैयार है। ये सुनकर जिनवू पूछते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स की वैल्यू कितनी है, जिस पर आन बताता है कि शायद वो 50 बिलियन के करीब होगा। जिनवू कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग मुझे वो हेडक्वार्टर्स देने वाले हो, क्योंकि यूजिन कंपनी तो मुझे 30 बिलियन दे रहा है। अगर तुम लोग मुझे यूजिन वालों से डबल पैसे देना चाहते हो तो इसका मतलब तुम्हें वो हेडक्वार्टर्स मुझे देना पड़ेगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हो। अब ये सब सुनकर आन शॉक हो जाता है। वो जिनवू से कहता है कि इतनी बड़ी रकम किसी को देने से पहले उसे अपनी सुपरवाइजर से बात करनी होगी। फिर जिनवू कहता है कि तो हमारा काम यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो आन से पूछता है कि उसके बारे में और किस किस को पता है। अब जैसे ही आन साइड में मुड़ता है, वो देखता है कि जिनवू वहाँ से गायब हो चुका है। इसके बाद जिनवू आन के चेहरे पर एक कट लगा देता है। अब ये देखकर आन समझ जाता है कि जिनवू के पास स्टील्थ एबिलिटी है। आन जिनवू से कहता है कि तुम्हारे बारे में सिर्फ मुझे और मेरे एक एम्प्लॉय को ही पता है। मुझे जब पता चला कि कोई सी रैंक डंजन्स को डबल पैसे में खरीद रहा है, तब मैंने उसकी इंक्वायरी की और वहाँ से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। इसके बाद जिनवू कहता है कि अभी मैं किसी को भी अपने बारे में नहीं बताना चाहता, तो अगर किसी को भी मेरे बारे में पता चला तो मेरा सबसे पहला शक तुम दोनों पर जाएगा। ये सुनकर आन कहता है कि अभी उसे मरना नहीं है, तो वो और उसका एम्प्लॉय जिनवू के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। अब इसके बाद जिनवू फिर से उसके सामने आ जाता है। जिनवू से कहता है कि अगर सी रैंक डंजन्स को खरीदने की वजह से ये सब हुआ है, तो वो उसे 3 सी रैंक गेट्स को बेच देगा। हर एक गेट्स के बदले वो 300 मिलियन लेगा। अब ये सुनकर आन मना कर देता है, क्योंकि एक अच्छे दिन पे भी एक डंजन के अंदर से सिर्फ 200 मिलियन का ही माना क्रिस्टल्स निकलता है। फिर जिनवू कहता है कि तो ठीक है, मैं आपको 3 सी रैंक डंजन दे दूंगा, जिसके बदले आप मुझे 600 मिलियन दे देना। इस पर आन मान जाते हैं। अब जिनवू आन के मुंह में थोड़ा सा हीलिंग पोशन डाल देते हैं, जिससे उसका कट ठीक हो जाता है। इसके बाद जिनवू वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन यो जिनवू को कॉल करके बता देता है कि उसके अकाउंट में डंजन के 600 मिलियन आ गए हैं। इधर आन को पता चलता है कि उनके आसपास और भी सी रैंक गेट्स का अपीयर हुआ है, जो कि सिर्फ 70 मिलियन में बिक रहा है, और उनमें से वो 3 डंजन्स भी है जिसे उसने जिनवू से खरीदा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि जिनवू ने उसके साथ स्कैम किया है। वो कहता है कि सच में जो लोग पावरफुल होते हैं वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी उसके पास जिनवू का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि उसने जिनवू के ऊपर जो नजर रखी थी ये उसी की सजा है, और अब उनका हिसाब बराबर हो चुका है। अब इस बात को आन भी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि चलो कम से कम उसके पास जिनवू का नंबर तो आ गया, जो कि फ्यूचर में उसके काम आएगा। दूसरी तरफ जिनवू अपना जॉब चेंज क्विज को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ता है, और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।